स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम 330 क्वेश्चन से लेकर के 373 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, अर्थात टोटल 44 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, लगातार इसी प्रकार से बनी रहना है आप सबको। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को बिना किसी टाइम वेस्ट के। और ये पार्ट हमारा 9वां है। आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यह अखिल भारत में व्याप्त है, वाक्य के रेखांश के शब्द को किस विकल्प से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो जो अखिल शब्द है, इसकी जगह क्या आ सकता है ऑप्शन में? क्या संपूर्ण आ सकता है, या फिर अधिकांश, या फिर कुछ, या फिर कहीं कहीं? तो देखिए, पहला ऑप्शन लेते हैं, जैसे संपूर्ण। यह संपूर्ण भारत में व्याप्त है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि अखिल की जगह क्या आएगा? संपूर्ण आएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, धोखा देना कोई आपसे सीखे, वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? तो धोखा देने का मतलब क्या होता है? अंधा बनाना। देखिए, जब हम किसी को अंधा बना देते हैं तो क्या दे देते हैं? धोखा दे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, प्रजातंत्र में सबको बराबर माना जाता है, वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प कौन सा है? तो बराबर माना, इसकी जगह क्या आएगा ऑप्शन में? तो ये आएगा क्या? एक कान से सुनना। क्या? एक कान से सुनना। तो सेंटेंस क्या बनाएगा? प्रजातंत्र में सबको एक कान से सुना जाता है। एक कान सुनने का मतलब होता है सबको बराबर मानना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में पदों का क्रम अव्यवस्थित होने से वाक्य अशुद्ध और अस्पष्ट है, पदों के उचित क्रम वाले विकल्प का चयन करें। यानी सही का हमें चयन करना है। पहला है क्या? ये हमारे पास सेंटेंस है, पिछले कुछ वर्षों में यह विषय है कि संतोष का शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा। इस वाक्य को सही तरीके से बैठाना कि कौन सा हमारे पास वाक्य सही है। तो पहला है, देखिए, यह संतोष का विषय है, लोगों का रुझान बढ़ा है शास्त्रीय संगीत में, कि पिछले कुछ वर्षों में। बिल्कुल इसका कोई अर्थ नहीं बैठ रहा है ना, आगे पीछे खुद ही हो रहा है। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा देखिए, यह संतोष का विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में शास्त्रीय संगीत में लोगों का रुझान बढ़ा है। ये वाक्य बिल्कुल क्या है? सही है। तो हमें सही ही वाक्य की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, आगे देखिए, शास्त्रीय संगीत में यह संतोष का विषय है, पिछले कुछ वर्षों में की रुझान बढ़ा है लोगों का, नहीं, गलत। अगला देखिए, यह संतोष का विषय है लोगों में कि पिछले कुछ वर्षों में रुझान बढ़ा शास्त्रीय संगीत का, नहीं, अर्थ नहीं बैठ रहा अच्छे से। ठीक है, अर्थात सही तरीके से पद उचित क्रम में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर, की इस वाक्य में जो पद हैं वो उचित क्रम में बैठे हुए हैं और अच्छे तरीके से क्या दे रहा है? अपना अर्थ दे रहा है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से उचित क्रम में व्यवस्थित वाक्य का चयन कीजिए। उचित वाक्य का हमें चयन करना है। पहला है, इधर अनेक रचनाओं में कथा साहित्य की नैतिकता का सवाल उठाया जा रहा है। बिल्कुल ये वाक्य क्या है? सही है, उचित क्रम में है। अगला देखिए, कथा साहित्य की इधर अनेक रचनाओं में नैतिकता का सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, ये वाक्य क्या है? आपका सही क्रम में नहीं है, तो ये गलत हो गया है। इधर अनेक रचनाओं में नैतिकता का सवाल कथा साहित्य की उठाया जा रहा है। कथा साहित्य का होना चाहिए था, की आ रहा है, गलत हो गया है। आगे देखिए, कथा साहित्य की नैतिकता, देखिए की आएगा यहां पर, लेकिन ये सही अर्थ नहीं दे रहा है। साहित्य के साथ की आएगा, ये बात सत्य है। ठीक है, लेकिन ये सही अर्थ नहीं दे रहा है ये वाक्य। ठीक है, अगला देखिए, कथा साहित्य की नैतिकता का सवाल अनेक रचनाओं में इधर उठाया जा रहा है, तो ये वाक्य भी सही अर्थ नहीं दे रहा, अर्थात ये उचित क्रम में नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि इधर अनेक रचनाओं में कथा साहित्य की नैतिकता का सवाल उठाया जा रहा है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB की एग्जाम में, TGT में आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है निम्नलिखित वाक्य खंडों के उचित क्रम में व्यवस्थित विकल्प का चयन करें। हमारे पास ये दे रखा है, क में तो ये दे रखा है, और ख में ये दे रखा है, ग में ये दे रखा है, और फिर ग से घड़ी में ये दे रखा है। तो इसको क्रम में जचाना है, कौन सा क्रम पहले कौन सा आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिए पहले हम रखे को चरितार्थ, देखिए क तो नहीं आएगा पहले स्थान पर, कहां पर है भी नहीं है। ये देखते हैं राजस्थान का, देखिए राजस्थान का, फिर इसके बाद देखिए ख कहां पर है, देखिए यहां पर है, फिर देखिए ग को लगाइए, ग को लगाते हैं राजस्थान का, फिर ग हमारे पास क्या है ये राजस्थान का, और कोसी नदी की बाढ़ ने, राजस्थान का सूखा और कोसी नदी की बाढ़ ने, फिर ग लगाइए। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, और लास्ट में लगाइए को चरितार्थ किया है। बिल्कुल ये सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा आंसर, कि ये आपका क्या है, एक सही अर्थ निकालेगा, सही क्रम हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। महंगाई की समस्या का खालिस्तान आवश्यक है, तो ऑप्शन में क्या आएगा, तो आएगा ये क्या, ये सबको ऑप्शन में रख के करना है आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले संधान, महंगाई की समस्या का संधान आवश्यक है, कोई अर्थ ही नहीं है, ये तो नहीं है। दूसरा देखिए महंगाई की समस्या का निष्पादन नहीं, ये भी नहीं है। अगला देखिए महंगाई की समस्या क्या होता है, समस्या क्या क्या होता है, हमेशा समाधान होता है। तो महंगाई की समस्या का समाधान आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए उचित शब्द चुनकर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है आपका वाक्य है बड़ों का आदर करना हमारी खालिस्तान है। तो बड़ों का आदर करना हमारी क्या है, वो हमारी संस्कृति है। क्या है, संस्कृति। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए उपयुक्त क्रिया के प्रयोग से वाक्य पूर्ण करें। वाक्य है जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण खालिस्तान, खालिस्तान में क्या आएगा, कराया आएगा, फिर दिलाया आएगा, फिर बताया है, फिर दिखाया है। तो इसमें आएगा क्या, कराया, यानी स्मरण का मतलब होता है याद कराना, याद, और लास्ट में आएगा कराया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कि उन्होंने शक्ति का स्मरण कराया था कि उनकी शक्ति कैसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए उपयुक्त विशेषण का चयन करके वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य है इस वृक्ष की डालें बहुत खालिस्तान है। खालिस्तान में क्या आएगा, पतली आएगा, या फिर महीन आएगा, या फिर बारीक आएगा, या फिर हल्की आएगा। देखिए हल्की का पता है जब वजन के लिए आता है, जब कोई चीज क्या होती है हल्की होती है, या फिर बारीक तब आता है हल्का बारीक, और जब साइज मोटा पतला होता है तब आता है बारीक वगैरह। ठीक है, और महीन कब आता है, महीन भी वो आता है, लेकिन इसके लिए क्या आएगा, पतली है, क्या है, पतली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आपके पास सेंटेंस है पुस्तक के अंतिम 10 पृष्ठों में शब्दों की खालिस्तान दी गई है। आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी की बुक होती है, तो एनसीईआरटी के पाठों में बीच बीच में जो शब्द आते हैं उनकी मीनिंग लास्ट में दे रखी होती है एक सारणी के रूप में, है ना, देखा होगा कभी आपने। तो लास्ट में उनकी मीनिंग दे रखी होती है, और जो सारणी होती है लास्ट में वो, उसको बोला जाता है अनुक्रम, अनुक्रमणिका बोला जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनुक्रमणिका। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है बिनु पद चले सुने बिनु काता, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार जो होगा वो आपका होगा विभावना। कौन सा अलंकार होगा, विभावना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। देखिए विभावना जो अलंकार है ये कहां पर होता है,
ये वहां पर होता है जहां कारण कारण के अभाव कारण के अभाव में भी कार्य संपन्न हो, कार्य क्या हो, संपन्न हो, वहां पर यह अलंकार होता है। अब आपका जो दिया गया जो सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, ये इसका अर्थ होता है। तो देखिए, बिना कारण ही चल रहे हैं और बिना कारण क्या सुन रहे हैं, तो कोई कारण ही नहीं है, तो बिना काम ही क्या हो रहा है, बिना कारण ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो जहां पर बिना कारण ही काम होता है, वहां पर होता है विभावना अलंकार। कौन सा होता है? विभावना अलंकार। ठीक है, अगला देखिए, छू देती है मृदु पवन जो पास आघात मेरा, तो हो आती परम सुधि है श्याम प्यारे करो की। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, यहां पर किसी देवता का स्मरण किया जा रहा है, तो जहां पर किसी चीज का स्मरण किया जाता है, वहां पर जो अलंकार होता है, वहां पर क्या होता है? स्मरण अलंकार होता है। क्या होता है? स्मरण अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, यहां पर श्याम जो देवता है, उनको क्या किया जा रहा है? याद किया जा रहा है। और देखिए, पवन जो है, मृदु पवन को याद किया जा रहा है। तो यहां पर किसका स्मरण किया जा रहा है? उनका। तो जहां पर किसी चीज का स्मरण किया जाता है, वहां पर स्मरण अलंकार होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, छंद में मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए माने गए गणों की संख्या कितनी है? तो वो होती है कितनी? 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये 8 गण कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो जाएगा यगण। क्या हो जाएगा? यगण हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मगण। क्या हो जाएगा? मगण। तीसरा हो जाएगा तगण। ठीक है, तो तीसरा हो गया तगण। अगला हो जाएगा, मैं एक बार लिख देता हूं सबको। तो ये हमारे पास 8 क्या है? गण है। ठीक है, टोटल 8 गण हो गए हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, बगण और नगण और सगण हो गए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक चरण में 12 वर्णों वाला छंद नहीं है? तो वो आपका नहीं है, पंचचमार नहीं है। कौन सा नहीं है? पंचचामर, सॉरी, पंचचामर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, भुजंग प्रयात में 12 वर्णों वाला छंद है, और द्रुत विलंबित में भी 12 वर्ण वाला छंद है, और तोटक भी है, ये 12 वर्ण वाला छंद है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो गया है आंसर। अगला देखिए, वाक्य एवं वाक्य विन्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कथन जो गलत है वो बताना है। पहला है, किसी भाषा में जिन सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं, उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में वाक्य विन्यास कहा जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। अगला है, वाक्य के क्रमबद्ध अध्ययन का नाम वाक्य विन्यास है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल ये बात भी क्या है? सत्य है। वाक्य भाषा की दीर्घतम पूर्ण इकाई है। नहीं, यह लघुतम इकाई होती है। क्या होती है? लघुतम इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया है हमारा आंसर की ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, अनविति से क्या अभिप्राय है? तो अनविति का अभिप्राय होता है संबद्ध शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में एक रूपता हो, उसको बोला जाता है क्या? अनविति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, अगला है,
निम्नलिखित में से कौन भाषा की सार्थक इकाई माने जाते हैं? तो सार्थक इकाई माने जाते हैं क्या? शब्द माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? शब्द। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला है शब्द का वह रूप जिसमें प्रत्यय लगाकर वाक्य में प्रयुक्त होने योग्य बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है क्या? पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पद की विशेषताएं नहीं है? ठीक है, कौन सी विशेषता नहीं है पद की? पहला है जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब उसे शब्द कहते हैं। बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, अगला है शब्द जब भी वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें कोई न कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा जाएगा। यह बात भी बिल्कुल सत्य है। अगला है प्रकार्य तथा प्रत्यंग की दृष्टि से शब्द के केवल एक ही रूप हो सकते हैं, नहीं अनेक रूप हो सकते हैं। यह गलत है। प्रकार्य तथा प्रत्यंग की दृष्टि से शब्द के अनेक रूप हो सकते हैं, बिल्कुल यह बात सत्य है। तो गलत कौन सा हो गया है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया है आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन मूल शब्द की श्रेणी में नहीं है? पहला है ईमानदार। देखिए ईमानदार है, ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त वाक्य। और हमें क्या पूछा है? मूल शब्द पूछा है। तो ये तो संयुक्त शब्द है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ईमान है, ये आपका मूल शब्द है। दूध भी मूल शब्द है और मकान भी मूल शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर की ईमानदार आपका संयुक्त शब्द है। अगला देखिए, अगला है सोहन मोहन को पीटता है, वाक्य में कौन करता है? तो वाक्य में जो करता है वो आपका सोहन है। क्या है? सोहन है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, कौन आश्रित उपवाक्य है? तो इनमें आश्रित उपवाक्य बताना है। तो इसमें आश्रित जो उपवाक्य है वो है कल स्कूल में छुट्टी होगी। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। अर्थात आश्रित जो उपवाक्य है ये दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है अपने अर्थ के लिए, उसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ये जो आश्रित उपवाक्य है इसका अर्थ डिपेंड करता है अध्यापक ने कहा, इस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या बन गया? आपका आश्रित उपवाक्य बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है वैसे शब्द जिनका प्रयोग सामान्य व्यवहार में ना कर केवल उस विशेष क्षेत्र में ही किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते आपके पूर्ण पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध पारिभाषिक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है? तो देखिए आपका शक्ति है, ये तो अर्ध पारिभाषिक शब्द की श्रेणी में आता है। शक्ति का मतलब होता है पावर होना। क्या? पावर। ठीक है, अर्थात ताकत। प्रणाली मतलब किसी कार्य करने को तरीका होता है। और अक्षर क्या होता है? अक्षर होते हैं आपके क्या? वर्ण होते हैं ना, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है। लेकिन अधिसूचना आपका क्या है? ये अर्ध पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मुहावरा शब्द अपने मूल रूप में किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका उत्पन्न हुआ है अरबी भाषा से। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मुहावरा शब्द है किस भाषा से बना हुआ शब्द है? तो ये अरबी भाषा से। अगला देखिए, सोने में सुगंध होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो राजीव का पर्यायवाची है कमल। क्या है? कमल है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। सूर्य का मतलब क्या होता है? दिनकर। चंद्रमा का चंद्रमा है ना। और गुलाब ये है किसका है? गुलाब कमल का। सॉरी, गुलाब जो है ना ये अलग का है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसका राजीव का पर्यायवाची शब्द है आपका कमल है।
ठीक है। गुलाब तो क्या है, एक फूल का नाम है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है प्राचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो प्राचीन का विलोम शब्द हो जाएगा अर्वाचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्वाचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना और अर्वाचीन का मतलब होता है नया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अथ अथ शब्द का विलोम है। अथ का मतलब क्या होता है? प्रारंभ करना। और इति का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो अध्यक्ष में आपका है उपसर्ग अधि। क्या है? अधि। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। अध्यक्ष का क्या बनेगा? अधि प्लस अक्ष बनेगा। अधि प्लस अक्ष। कौन सी संधि है इसमें? इसमें संधि है आपकी यण संधि। कौन सी है? यण संधि है। ठीक है। समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो धार्मिक में आपका प्रयुक्त हुआ है इक प्रत्यय। कौन सा हुआ है? इक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। देखिए, धर्म में जब इक प्रत्यय जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा धार्मिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धार्मिक। ठीक है। अगला देखिए, अगला है नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खालिस्तान अपने काम पर लौट आया। तो खालिस्तान में क्या आएगा? तो खालिस्तान में आएगा मैं। तो मैं को रखिए, मैं अपने काम पर लौट आया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, महान आदमी में कौन सा विशेषण है। तो देखिए, आदमी की विशेषता बताई जा रही है क्या? महान। तो महान क्या है? आपका विशेषण है। लेकिन कौन सा विशेषण है ये है आपका क्या? गुणवाचक विशेषण। क्या क्या है? अर्थात गुण की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सर्वज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। तो सर्वज्ञ का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता हूं। जो सब कुछ जानता हो उसको बोला जाता है सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, निर्मम शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या है। तो निर्मम का मतलब होता है जिसके हृदय में ममता नहीं हो, उसको बोला जाता है निर्मम। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा काल है। वाक्य है रमेश आ रहा होगा। देखिए, लास्ट में गा गी आता है ना, वहां पर हमेशा भविष्य काल होता है। कौन सा होता है? भविष्य काल। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सा काल है। वाक्य है यदि वह परिश्रम करता तो वह सफल हो जाता। मतलब उसने परीक्षा दे दी, सफल नहीं हुआ, मतलब वो काम पीछे हो चुका है। और जो काम पीछे हो जाता है उसमें कौन, वो वाक्य कौन सा होता है? कौन से काल का होता है? भूतकाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पिता ने पुत्र को जगाया, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। पहले तो देखिए, पिता, पिता इसमें क्या है? कर्म करता है। और कर्ता के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ने। तो कर्ता के साथ ने आता है, तो इसमें कर्ता कारक है। कर्ता कारक ऑप्शन में नहीं दे रखा। अब देखिए, पुत्र क्या है? कर्म है। और पुत्र के साथ क्या जुड़ा हुआ है? को। तो को परसक किसके साथ आता है? तो कर्ता ने कर्म को। तो कर्म कारक है इसमें, पुत्र के साथ कर्म कारक जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, 1 हो जाएगा आंसर। कर्म कारक है इसमें, क्योंकि कर्म को, कर्म के साथ को आता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है 8 आंसू रोना मुहावरे का क्या है। तो 8 8 आंसू रोने का मतलब होता है बुरी तरह पछताना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है पट। पट यानी क्या होता है? कपड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। तुरंग यानी क्या होता है? तो तुरंग यानी होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा होता है।
कर यानी क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। और यह है मध्वा। एक शब्द आता है माधव। माधव का मतलब क्या होता है? इंद्र होता है। क्या होता है? इंद्र। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगला है तोला भर सोना विशेषण का कौन सा भेद है? तो तोला भर विशेष सोना, तो इसमें जो विशेषण है वो क्या है? वो है परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। परिमाणवाचक विशेषण कहां पर होते हैं? जैसे थोड़ा जल, थोड़ा दूध, है ना, तोला भर सोना, 1 लीटर पानी, ऐसे ना, वहां पर हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्न में से चोर का विलोम शब्द क्या होगा? चोर का विलोम शब्द होता है साधु। क्या होता है? साधु होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अगला है निम्न में से आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधकार। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा हो गया आंसर। आलोक का अगर पर्यायवाची पूछता तो क्या हो जाता? प्रकाश हो जाता। क्या हो जाता? प्रकाश, क्योंकि आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है निम्न में से चंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है राकेश। क्या होता है? राकेश। राकेश का मतलब भी क्या होता है? चंद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर। नीर का मतलब क्या होता है? तो नीर का मतलब होता है जल या पानी होता है। जल या पानी होता है। पेय है, पेय का मतलब होता है जल या दूध। जल भी होता है या फिर दूध, अर्थात जो पेय पदार्थ होते हैं उनको बोला जाता है। प्रभा है, प्रभा का मतलब क्या होता है? प्रकाश होता है। क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे 44 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो